Hi and hello everyone, welcome back to Sprint to PSC. So we are discussing class 12th history of Tamil Nadu board. This is chapter 14 and by this chapter 14 हम यहाँ से start करने वाले हैं Indian national movement, the most important part of your modern history or your entire history. For say you can say the most important part is the Indian national movement. इस movement की वजह से ही आज जो हमारा देश present context में आप देख सकते हो, आज़ाद देश जिसमें आप रह रहे हो, वो इंडियन नेशनल मूवमेंट के बाद ही आया. दैट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस मेजर मूवमेंट. स्टार्ट हुई थी 1885 से, राइट, और फिर चली 47 तक, 1947 तक, जब आपको आज़ादी मिली. लेकिन हम इंडियन नेशनल मूवमेंट को भी फेजेस में पढ़ते हैं, ठीक है. तो ये फर्स्ट फेज़ है 1885 से 1905 तक का, और इस फेज़ में हम बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे. कॉन्टेंट्स देख लीजिए. इस पूरे पीरियड में वॉट ऑल आर द फैक्टर्स प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, पहले हम वो पढ़ेंगे. इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए यहाँ से बोला जाता है कि ये जो यहाँ से फेज़ है वो स्टार्ट हो जाता है. फिर मॉडरेट नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्थापना के बाद से ही. क्या इनकी डिमांड्स थी मॉडरेट्स की, मेथड क्या थे और उनके अचीवमेंट्स क्या थे, ठीक है. तो ये सारे क्या हैं, ये सारे कंटेंट्स हैं इस पूरे चैप्टर के. बट इस सेशन में हम फोकस करने वाले हैं व्हाट ऑल आर द फैक्टर्स प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो चलिए पहले हम फैक्टर्स जानेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स थे जिसने भारत में नेशनलिज्म का ग्रोथ किया, ठीक. तो पहली बात है पॉलिटिकल यूनिटी. फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बहुत से जो रीजन्स है भारत के, वो अब पॉलिटिकली यूनाइटेड होने लगे थे, ठीक है. सोशली, कल्चरली, रिलीजियसली की बात नहीं हो रही है, पॉलिटिकली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली एक सिंगल पावर की तरह हम आ गए थे. क्यों आ गए थे? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अब एक पूरे भारत को एज अ सिंगल यूनिट जो है एस्टेब्लिश कर दिया था, ठीक है. और ब्रिटिशर्स ने जो पूरी टेरिटरी है आपके भारत की पूरी टेरिटरी में एक यूनिफॉर्म लॉ एंड गवर्नमेंट सेटअप कर दिया था, ठीक. दिस वॉज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट रीजन. सेकेंड वन, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन. तो अब तक क्या क्या आ गए थे हमारे यहाँ पे? रेलवेज आ गए थे, टेलीग्राफ्स आ गए थे, ठीक. पोस्टल सर्विसेज, रोड्स बन गई थी, कैनाल्स बन गए थे, ठीक. तो ये सारे क्या हैं? दीज आर द वेज ऑफ कम्युनिकेशन. तो ये कम्युनिकेशन तो ब्रिटिशर्स ने अपने लिए बनाए थे, अपने ट्रेड करने के लिए बनाए थे, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के लिए बनाए थे, राइट. और यू कैन नेवर डिनाई दैट ये सारे वेज की वजह से ही उन्होंने अपना जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड भारत में किस तरह से जो है सेट किया है, अपने पैर अच्छे से जो बिठाए हुए थे भारत में, वो वे ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू हुए थे. उन्होंने अपने ईजी एंड कन्वीनियंस के लिए बनाए थे, लेकिन वो एट द एंड ऑफ द डे हमें भी हेल्प करे. इन सारी चीज़ों की वजह से जो इंडियंस हैं वो आपस में एक दे गॉट नियरर टू ईच अदर. फैसिलिटीज़ ने नेशनल मूवमेंट को ऑल इंडिया बेसिस दे दिया था. इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं. तीसरा फैक्टर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड वेस्टर्न एजुकेशन. सो इंग्लिश लैंग्वेज ने नेशनलिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो जो इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस थे वो आपको सबसे ज़्यादा नेशनल मूवमेंट में मिलेंगे, ठीक है. उन्हीं के अंदर जो इंडियन नेशनलिज्म है और उसको ऑर्गेनाइज करना है, उसकी स्पिरिट जो है वो जागी थी. वेस्टर्न एजुकेशन ने कैसे हेल्प करी? अब वेस्टर्न एजुकेशन बहुत से अच्छी चीज़ों की बात करते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम, नेशनलिज्म, राइट. ये सारे अच्छी बातों के बारे में अगर डिस्कस करोगे तो लोग चाहेंगे भी वही चीज़ें. तो अब जो वेस्टर्न एजुकेशन ने जो इतने सारे कंसेप्ट हमारे लोगों के दिमाग में डाले थे, उसकी वजह से हमारे देश में नेशनलिज्म का सीड बीट जो है वो अब बो गया था. फोर्थ रीज़न की बात करते हैं तो रोल ऑफ प्रेस. सो जो हमारा इंडियन प्रेस था, दोनों इंग्लिश एंड वर्नाकुलर, उसकी वजह से नेशनल कॉन्शियसनेस काफ़ी अच्छे से आई. क्योंकि आपको देखने मिलेगा अभी आप जब आगे एक एक लीडर के बारे में समझेंगे कि किस तरह से उन्होंने न्यूज़पेपर, जर्नल्स, आर्टिकल्स, इन सब के चीज़ों के द्वारा ही जो है अपने थॉट्स जो हैं वो स्प्रेड किए थे. फिफ्थ फैक्टर, सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स ऑफ 19th सेंचुरी. तो अब तक हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था 19th सेंचुरी में जो भी आपके सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए हैं तो उनके जो लीडर्स थे, जैसे कि ब्रह्मो समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, आर्य समाज,
थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसकी वजह से लोगों में एक सेंस ऑफ एक प्राइड, सेंस ऑफ लाइक प्राइड इन द मदरलैंड दैट जनरेटेड, राइट, वो उसने भी काफ़ी हद तक नेशनलिज्म इरोज किया. सिक्स फैक्टर, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिश. तो देखिए, अ गुड डील ऑफ एंटी ब्रिटिश फीलिंग वॉज क्रिएटेड बाय इकोनॉमिक पॉलिसी दैट वॉज परस्यूड बाय द ब्रिटिशर्स इन द इंडिया. सो देखो, जब हम बात करते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमारे जो भारत का ट्रेड था, हैंडीक्राफ्ट्स था और इंडियन ट्रेडर्स थे, उनको पूरी तरह से वैनिश कर दिया था. हमारे यहाँ की जो नेटिव इंडस्ट्रीज़ हैं उनको किस तरह से उसने रूइन किया था. बेसिकली हमारे यहाँ के मार्केट को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, अपने यहाँ के मार्केट को एनरिच कर रहे थे और डेवलप कर रहे थे. और जब हमारे यहाँ का मार्केट इकोनॉमी थ्रेटन हो रही हो तो एक सेंस ऑफ एंटी ब्रिटिश फीलिंग आएगी. उसने भी बहुत ही अच्छा थ्रस्ट दिया था नेशनलिज्म के लिए. सेवन फैक्टर, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. सो 1857 के रिवॉल्ट के बाद परमानेंट बिटरनेस बन गई थी लोगों के दिमाग में. एक दुश्मन बन चुके थे ब्रिटिशर्स, है ना. तो और बेसिकली ब्रिटिशर्स के लिए इंडियंस भी बिटर हो गए थे. ठीक, तो इंग्लिश दे अपने आप को ना वो रेशियली सुपीरियर समझते थे, अपने आप को रेशियली सुपीरियर ग्रू कर लिया था, इंडियंस को इन्फीरियर फील करवाते थे. इंडिया एज अ नेशन एंड इंडियंस एंड एज एन इंडिविजुअल वर सब्जेक्ट्स टू इंसल्ट्स, ह्यूमिलिएशंस, कंटेम्पियस ट्रीटमेंट्स. तो उसकी वजह से, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से भी हमारे अंदर एक सेंस ऑफ आया कि वी वॉन्ट आर नेशन बैक, हु आर यू हु केम टू आर कंट्री एंड मेकिंग अस फील इन्फीरियर, राइट. सो इस तरह की फीलिंग. फिर एट्थ फैक्टर है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिटन. लिटन, जब लॉर्ड लिटन आए थे, उन्होंने दिल्ली दरबार अरेंज कर पाया. ठीक है. एट द टाइम व्हेन लार्जर पार्ट ऑफ इंडिया was in a grip famine. ओके, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया, है ना, उस पर इंडियन प्रेस का लिबर्टी चला गया. आर्म्स एक्ट पास किया. ठीक, अब इंडियंस आर्म नहीं रख पा रहे थे अपने पास विदाउट लाइसेंस. इन सारे मेजर्स ने डिस्कंटेंट जो है बनाया आपके इंडियंस के खिलाफ. अब नाइन्थ फैक्टर की बात करते हैं, इज़ द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी. सो जब इल्बर्ट बिल सेंट्रल लेजिस्लेचर में प्रेजेंट किया गया लॉर्ड रिपन के टाइम पर, तो इस बिल के अकॉर्डिंग जो आपका द बिल ट्राई टू रिमूव द रेशियल इनइक्वालिटीज़ बिटवीन द इंडियंस एंड द यूरोपियन जजेस. जुडिशरी का हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इल्बर्ट बिल. तो ये जो बिल है वो अपोज किया गया था ब्रिटिश रेसिडेंट के द्वारा एंड अल्टीमेटली बिल को मॉडिफाई करना पड़ा था रिपन को, जैसे कि हम जानते हैं. तो उसकी वजह से भी एक कंट्रोवर्सी, एक सेंस ऑफ वो आया कि दे आर लाइक, यानी कि ब्रिटिशर्स हमें जो है बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं. तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसने जो है दे लेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी वजह से आपका आईएनसी आया, जिसको हम इंडियन नेशनल कांग्रेस को आगे आने वाले सेशन में शॉर्ट फॉर्म में आईएनसी बोलने वाले हैं. तो प्लीज़ रिमेंबर दैट. यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशंस के, जो कि 1885 के पहले आए थे, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के पहले आए थे. जैसे कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 बंगाल में बना था. बॉम्बे एसोसिएशन 1852 दादा भाई नौरोजी ने बनवाया था. ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1856 लंदन में बना था. मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852. पूना सार्वजनिक सभा 1817 एंड मद्रास महाजन सभा 1884 एंड फाइनली 1885 योर INC. अब बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की. तो फॉर्मेशन किसने रखा था? A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनकी इमेज आप यहाँ पे देख सकते हो. ही वॉज अ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर काम करते थे और इन्होंने ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक जो है इनिशिएटिव लिया और उसी की वजह से 1885 में फाइनली आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ. पहले प्रेसिडेंट INC के VC बनर्जी जी हैं. इन कुछ फैक्ट्स को आपको याद रखना है. एंड जो पहला सेशन था वो 72 डेलीगेट्स ने, जो पूरे भारत से आए हुए थे, उन्होंने अटेंड किया था. जो भी पर्सन्स इस सेशन को बिलोंग कर रहे थे वो अलग अलग फेथ से आ रहे थे, यानी कि ऐसा नहीं था कि INC वॉज ओनली रिप्रेजेंटेड बाय सर्टेन सेक्शन और कास्ट ऑफ अ सोसाइटी, बट सारे लोग ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे. उन्होंने क्या चीज़ों पे मेन एम था ये आपको याद रखना है कि क्यों आए थे. उन्होंने प्रॉब्लम्स डिस्कस करी, है ना. जो भी इंडियंस की जो प्रॉब्लम्स थी, ये मैटर नहीं करता था क्या उनका रिलीजन है, क्या कास्ट है, क्या लैंग्वेज है, क्या रीजन में रह रहे हैं.
उन सब की प्रॉब्लम्स जो है वहाँ पे रेफ़र की गई। और इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रॉम द स्टार्ट इट वाज एन ऑल इंडिया सेक्युलर मूवमेंट, जो कि हर एक सेक्शन को एम्ब्रेस कर रहा था। फर्स्ट सेशन हो गया आपका। सेकेंड सेशन अगर हम बात करें तो कैलकाटा में हुआ था 1886 में, एक साल बाद। फिर तीसरा सेशन 1880 सेशन में मद्रास में हुआ था। ओके, तो इस तरह से 3 सेशंस हुए थे। अब इंडियन नेशनल मूवमेंट्स को हम बेसिकली 3 जो है फेजेस में पढ़ते हैं। पहला फेज होता है आपका मॉडरेट नेशनलिज्म, ठीक है। अब इसको मॉडरेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि मॉडरेट का मतलब क्या होता है? समथिंग इन बिटवीन, नॉट एकदम एक्सट्रीम एंड नॉट एकदम डल, राइट। मॉडरेट मतलब मॉडरेट, कुछ भी चीज़ एकदम एवरेज में हो। तो नेशनलिज्म यहाँ पे मॉडरेट था और इनके जो तरीके भी थे वो मॉडरेट थे। जैसे कि मान लीजिए अगर कुछ चीज़ रिक्वेस्ट करनी है तो प्रॉपर उनका आर्टिकल्स लिखेंगे, पत्र लिखेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे ब्रिटिश क्राउन की, है ना। तो ये जो था फर्स्ट फेज था मॉडरेट नेशनलिज्म का, आपका चला 1885 यानी कि कांग्रेस की स्थापना से 1905 तक, ठीक है। व्हेन कांग्रेस कंटिन्यू टू बी द लॉयल टू द ब्रिटिश क्राउन, तो ब्रिटिश क्राउन को अपना लॉयल मानते थे और उनसे रिक्वेस्ट करते थे क्योंकि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए। फिर 1905 के बाद क्या हुआ था? पार्टीशन हुआ था, आप सभी जानते हैं, बंगाल का पार्टीशन हुआ था, कर्जन ने करवाया था। तो 1906 से एक नया फेज चालू हो गया 1916 तक का। इसको बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट सिस्टम, या फिर आप बोल सकते हैं स्वदेशी मूवमेंट। अभी स्वदेशी मूवमेंट में क्या है? स्वदेशी यानी कि अब आप क्या मांगने लगे हो? अब बोलने लगे हो कि हमारा ये देश है। यहाँ से मिलिटेंट नेशनलिज्म, एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म स्टार्ट हो गया और होम रूल मूवमेंट भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। थर्ड फ्रेज आता है आपका गांधी जी के आने के बाद, यानी कि 1917 से फिर जब तक आपको आज़ादी नहीं मिली तब तक। अब यहाँ पे गांधीयन एरा था और गांधी जी आ गए थे और फिर उसके बाद उनके द्वारा जो भी चीज़ें की गई वो है। तो पहला फेज मॉडरेट, सेकेंड एक्सट्रीमिज्म एंड थर्ड वन इज़ गांधी एरा। तो ये 3 फेजेस में आपके पूरे इंडियन नेशनल मूवमेंट को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फेज हमने इस सेशन से स्टार्ट कर दिया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बेसिक डिटेल ले ली है। अब आगे आने वाले सेशन में हम मॉडरेट नेशनलिज्म के बारे में समझेंगे कि क्या डिमांड्स थी, मेथड्स थी और क्या क्या अचीवमेंट्स थे। So for this session, this is it about this particular session. I hope you liked this video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए, साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपने बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियो सीखने से मदद नहीं मिलेगी, जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए, और Sprint UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।